द ब्लड टेलीग्राम, निक्सन, किसिंजर और एक भुला दिया गया जेनोसाइड। अध्याय 15। कैनेडी। पाकिस्तान के एक के बाद एक शहरों में बंगाली लोग कृतज्ञतापूर्वक उन अमेरिकी सेनेटरों की सूची सुना सकते थे जिन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता रोकने की मांग की थी। उनमें से एक नाम ऐसा था जिसने उनकी प्रशंसा अर्जित की, टेड कैनेडी। कैनेडी ने पाकिस्तान के दमन की तीखी आलोचना करते हुए अपने जोशीले भाषणों से नायक का दर्जा हासिल किया। निक्सन प्रशासन की कमजोरियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि याह्या के आतंक ने 200 दिनों से भी कम समय में इतने शरणार्थी पैदा कर दिए हैं जितने पूरे वियतनाम युद्ध के दौरान पैदा नहीं हुए थे। प्रशासन तब निराश हुआ जब कैनेडी ने ढाका वाणिज्य दूतावास से 2 और गुप्त केबल लीक किए, जिनकी सेनेटर के कर्मचारियों ने खुशी खुशी फोटोकॉपी करके प्रेस को वितरित कर दी। जब कैनेडी ने फैसला किया कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति खुद देखनी चाहिए, तो वाशिंगटन में पाकिस्तानी राजदूत ने हेनरी किसिंजर को चेतावनी दी। उसे जाने दो, किसिंजर ने कहा। इसके बजाय, ये जानते हुए कि कैनेडी के 2 सहयोगी पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे, राजदूत ने कैनेडी से कहा कि उन्होंने वीजा के लिए आवेदन नहीं किया है। जब उन्होंने आवेदन किया, तो पाकिस्तान ने उन्हें ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि होटल और परिवहन उपलब्ध नहीं है। राजदूत ने धमकी दी कि पाकिस्तान में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को दुश्मन घुसपैठिया समझ लिया जाएगा और सेना द्वारा गोली मार दी जाएगी। भारत के लिए कैनेडी की यात्रा एक वरदान साबित हुई। वाशिंगटन में भारतीय राजनयिकों का मानना था कि वो 1972 में राष्ट्रपति पद के लिए रिचर्ड निक्सन के सबसे मजबूत डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, और उन्होंने तुरंत संभावित राष्ट्रपति को लुभाने की कोशिश की। इस प्रकार सरकार ने कैनेडी की यात्रा को सुगम बनाया। पंजाब से केरल तक जॉन कैनेडी के स्थानीय स्मारकों की एक सूची तैयार की। कैनेडी के 2 कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया, जिन्हें पाकिस्तान ने गोली मारने की धमकी दी थी, और यह सुनिश्चित किया कि सेनेटर के स्वागत के लिए एक बड़ी भीड़ मौजूद हो। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने लिखा कि उनकी यात्रा क्रूर लेकिन उपयोगी, व्यस्त और आकर्षक होगी। कैनेडी पर बयानबाजी की बौछार करने के बजाय भारत सरकार ने उन्हें सीमावर्ती राज्यों के दौरे पर ले जाने का विकल्प चुना। एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने निर्देश दिया कि सेनेटर को शरणार्थी समस्या पर विस्तृत जानकारी दी जाए, उन्हें जितने चाहे उतने शिविर देखने की अनुमति दी जाए, और विभिन्न प्रकार के शरणार्थियों से मिलने और बातचीत करने का अवसर दिया जाए ताकि वे पूर्वी बंगाल में हो रही त्रासदी और आतंक को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें। कैनेडी शरणार्थियों को सीमा पार करते देखना चाहते थे, इसलिए विदेश विभाग ने अधिकारियों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस में हंगामा मच गया। किसिंजर ने चेतावनी दी कि यह यात्रा परेशानी भरी होगी, जबकि निक्सन ने गुस्से में कहा, मैं विदेश विभाग को अब बता देना चाहता हूं कि जो भी बदमाश उन्हें न्यूनतम से ज्यादा कुछ देगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या ये समझ में आता है? राष्ट्रपति ने गुस्से से कहा, हे भगवान, मैं विदेश यात्रा पर हूं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। दिल्ली में अपने भारत समर्थक राजदूत के बारे में चिंतित होकर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि कीटिंग बकवास करना बंद करें। क्या ये समझ में आता है? किसिंजर इस बात से नाराज थे कि कैनेडी ने चीन यात्रा के लिए पाकिस्तान से वीजा मांगने की हिम्मत की थी। कैनेडी के कर्मचारियों को पाकिस्तानी वीजा न दिए जाने की जानकारी रखते थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कैनेडी की यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के नीचे सिचुएशन रूम में एक बैठक में CIA निदेशक ने कहा कि उन्हें टेड कैनेडी को घर ले जाना चाहिए। किसिंजर ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है कि वे ऊपर इस बात पर सहमत होंगे। मैसाचुसेट्स के जुनूनी कैनेडी 10 अगस्त को भारत पहुंचे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान जाने और इस्लामाबाद में याह्या से मिलने की भी योजना बनाई थी, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने अचानक उनका वीजा रद्द कर दिया। उनकी भारत यात्रा किसिंजर की यात्रा से बिल्कुल अलग थी, जिन्होंने 1 महीने पहले साउथ ब्लॉक के कार्यालयों और दिल्ली के हरे भरे राजनयिक क्षेत्र में एक आलीशान होटल के अलावा कुछ नहीं देखा था। कलकत्ता से प्रस्थान करते हुए कैनेडी ने पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा तक पूरी भारतीय सीमा को कवर करते हुए बदहाल शरणार्थी शिविरों का दौरा करते हुए 4 कठिन दिन बिताए। उनका मिशन शरणार्थियों से मिलना था, और उन्होंने मुख्य रूप से निर्वासितों और राहत कार्यकर्ताओं से बात करने पर जोर दिया, न कि केवल भारतीय अधिकारियों से। निक्सन की शंकाओं के बावजूद उनकी सबसे कम प्राथमिकता अमेरिकी दूतावास थी। वे नहीं चाहते थे कि विदेश विभाग उनकी यात्रा को नियंत्रित करे। हालांकि कैनेडी के पीछे हर जगह भारतीय और अमेरिकी पत्रकारों का एक समूह लगा रहता था, जिनमें ABC और CBS टेलीविजन समाचार दल भी शामिल थे। फिर भी उन्होंने दूरी बनाए रखी, सवालों से परहेज किया और विदेशों में अमेरिकी सरकार की आलोचना करने से इनकार कर दिया। कैनेडी विकास और शरणार्थी राहत पर अनुभवी अमेरिकी विशेषज्ञों को साथ लाए थे।
उनमें से एक थे नेविन स्क्रिमशॉ, जो MIT में पोषण प्रोफेसर थे और जिन्होंने ग्वाटेमाला और भारत में बच्चों में कुपोषण से लड़ने के लिए अत्याधुनिक काम किया था। स्क्रिमशॉ को जो कुछ भी उन्होंने देखा था उससे अच्छी तरह वाकिफ थे। सूजन, गहरी उदासीनता, बालों का झड़ना, बालों का पीलापन वगैरह वे याद करते हैं। मेरे लिए सबसे विनाशकारी चीज थी इसका पैमाना। ये पनामा से लेकर मिस्र तक अपने लंबे समय के क्षेत्र में देखी गई किसी भी चीज से बदतर था। कलकत्ता के पास, जहां लगभग 10,000 शरणार्थी शरण लिए हुए थे, उन्होंने जिस पहले शिविर का दौरा किया उसके आकार को देखकर वे दंग रह गए। कल्पना कीजिए कि आप एक मैदान में सैकड़ों लोगों को बैठे हुए देखते हैं, जिनमें से ज्यादातर दस्त से पीड़ित हैं। वे कहते हैं 94 साल की उम्र में भी उस याद से स्तब्ध। कल्पना कीजिए कि लोग विनम्रता से आपको अपने तंबू में आमंत्रित कर रहे हैं, और जब वे बातें कर रहे हैं तो एक कोने में एक कपड़ा उठा रहे हैं और एक बच्चे को देख रहे हैं जो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। कैंप में मानव मल की दुर्गंध आ रही थी। वहां कोई सफाई व्यवस्था नहीं थी और साफ पानी की बहुत कम उपलब्धता थी। भारतीय अधिकारियों ने एक शहर के ब्लॉक के आकार के एक मैदान को शौचालय के रूप में नामित किया था, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चे और वयस्क दस्त से पीड़ित थे और अक्सर वहां पहुंच नहीं पाते थे। इस प्रकार अस्थायी तंबुओं के बीच कीचड़ भरे पानी से भरी खाइयां, जो मानसून से सूज गई थी, मल से भर गई थी। मल कीचड़ और पानी के साथ मिल गया और भीड़भाड़ वाले तंबुओं में रिस गया जहां लोग रहते और खाते थे। मानसून के दौरान शरणार्थियों के पास आश्रय के लिए केवल फटे टपकते तंबू थे। सैकड़ों लोग आगंतुकों के आसपास जमा हो गए, जिनमें से कई के हाथ में बेहद कुपोषित बच्चे थे। स्क्रिमशॉ कहते हैं, ये कैनेडी द्वारा देखी या कल्पना की गई किसी भी चीज से परे था। सेनेटर स्पष्ट रूप से अभिभूत थे। सभी की तरह कैनेडी भी मूसलाधार बारिश में भीग गए थे, हालांकि वह बाद में सूखे कपड़े बदल सकते थे। तेज बारिश में वह अपनी सुरक्षा के लिए तैनात भारतीय सैनिकों से आगे निकल गए और भीड़ में कूद पड़े, अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना। स्क्रिमशॉ, इस चिंता में कि सेनेटर को बचाने वाला कोई नहीं है, उनके सामने आ गए और सैकड़ों लोगों के बीच रास्ता बनाने के लिए अपने कंधों का इस्तेमाल किया, फुटबॉल में हस्तक्षेप करने के बारे में बेतुके ढंग से सोचते हुए। उन्होंने खुद को 2 फीट पानी में, अपरिचित जमीन पर, बिना किसी अंदाजे के पाया कि वे किसी डूबे हुए गड्ढे में गिरने वाले हैं। शरणार्थियों से बात करने के लिए उत्सुक, कैनेडी शिविरों या अस्पतालों के किसी भी हिस्से में घूमते रहे, अक्सर अपने भारतीय और अमेरिकी अनुचरों को पीछे छोड़ देते थे। त्रिपुरा में शिविरों का पूरा दिन घूमने के बाद, जब सभी सोच रहे थे कि उनका दिन भर का काम हो गया है, रात 10:30 बजे उन्होंने घोषणा की कि वो एक और शिविर देखना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक बच्चों के अस्पताल का दौरा किया और आधी रात के बाद लौटे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान सीमा के जितना हो सके करीब तक धावा बोला। कैनेडी ने शरणार्थियों से भरी कई छोटी नावों को नदी पार करके भारतीय क्षेत्र में आते देखा। बारास्त और कल्याणी के शिविरों में उन्होंने सैकड़ों शरणार्थियों से बात की। कैनेडी ने बार बार आतंक और पलायन की दर्दनाक कहानियां सुनी, कई दिनों या हफ्तों तक पैदल अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने में बिताए। स्क्रिमशॉ को याद है कि उनके घरों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी की थी और उन्हें जाने के लिए मजबूर किया था। उनमें से कई बंगाली पेशेवर थे, जिनकी अंग्रेजी अच्छी थी, जो अपनी अचानक बदली किस्मत से टूट गए थे। एक 55 वर्षीय मुस्लिम रेलवे कर्मचारी ने कैनेडी से कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों गोली मारी। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं। मैं बस एक रेलवे क्लर्क था। त्रिपुरा के एक अस्पताल में कैनेडी ने उन बच्चों को देखा जिन्हें गोली लगी थी। रात होते ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती एक महिला से बात की, जिसे आंत में गोली लगी थी। कुल मिलाकर उन्होंने और उनकी टीम ने भारत और पूर्वी पाकिस्तान के सैकड़ों नागरिकों को देखा, जो गोली, छर्रे या तोपखाने की आग से घायल हुए थे। हालांकि कैनेडी ने बाद में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन स्क्रिमशॉ कहते हैं कि उन्हें मुक्ति वाहिनी के गुरिल्ला भी देखने को मिले, जिनका युद्ध में गोली लगने से हुए घावों का इलाज चल रहा था। कलकत्ता के उत्तर में एक सड़क पर पैदल यात्रा करते हुए कैनेडी ने दर्जनों बंगाली किसानों से नरसंहार की कहानियां सुनी, जो पूर्वी पाकिस्तान जाने वाली नदी के किनारे बसे 7,000 शरणार्थियों का एक छोटा सा नमूना थे। सड़क पर बच्चे मर रहे थे और उनके माता पिता मदद की गुहार लगा रहे थे। कई लोग स्पष्ट रूप से सदमे में थे, सड़क के किनारे निराशा में बैठे थे या अंधविश्वास में भटक रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनमें से ज्यादातर हिंदू थे। कैनेडी को आपातकालीन राहत का एक दिल दहला देने वाला क्रैश कोर्स मिला। उन्होंने मृत बच्चों को दफनाने की कठिनाइयों के बारे में जल्दी ही सीख लिया।
स्क्रिमशॉ और स्थानीय डॉक्टरों, जिनमें से कई खुद बंगाली शरणार्थी थे, ने बताया कि मुख्य खतरा दस्त और सांस की बीमारियां थीं, जो शिविरों में तेजी से फैल रही थीं। स्क्रिमशॉ कहते हैं, मैं जो कुछ भी देख रहा था उसे मानवीय नजरिए से समझने में बहुत व्यस्त था। कैनेडी ने उन हालातों को देखा और उनकी परवाह की। जल्द ही सेनेटर अपनी माओ की गोद में लेटे मरते बच्चों को देख पाए और कुशलता से क्वाशियोको और मरामस के मामलों की ओर इशारा कर पाए, जो कुपोषण की गंभीर स्थिति थी। एक है, उन्होंने कहा, एक और है। भारतीयों के प्रयासों के बावजूद शिविर निराशा और उदासी से भरे हुए थे। तंबुओं, शिविरों, अस्थायी आश्रयों की स्थिति भयानक थी, स्क्रिमशॉ कहते हैं। पूरा पश्चिम बंगाल राज्य एक विशाल शरणार्थी शिविर जैसा लग रहा था, जिसकी कीचड़ भरी सड़कें टीकाकरण या पंजीकरण कार्ड के लिए अंतहीन लाइनों से जाम थीं। सबसे छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे पहले मर रहे थे। कैनेडी बार बार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को देखते थे, जो जाहिर तौर पर कुछ दिनों या घंटों में ही मर जाते। उन्होंने मृत बच्चों को देखा। जब कैनेडी ने एक शरणार्थी शिविर के निदेशक से पूछा कि उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, तो उन्होंने जवाब दिया, एक शमशान घाट। अनंत पीड़ा में अंततः भय ने कैनेडी को तब अभिभूत कर दिया जब ये सबसे छोटे पैमाने पर आया। स्क्रिमशॉ ने एक छोटे लड़के की ओर इशारा किया जिसकी आंख धुंधली हो गई थी। वो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। वो उन अनगिनत बच्चों में से एक था जो इस तरह से पीड़ित थे। अगर लड़के को एक दिन पहले ही विटामिन ए का एक साधारण इंजेक्शन दे दिया गया होता, तो अंधेपन को आसानी से रोका जा सकता था। स्क्रिमशॉ ने सेनेटर को लड़के की क्षतिग्रस्त आंख को गौर से देखने के लिए आमंत्रित किया। कैनेडी ऐसा नहीं कर सके। वो मुंह फेर कर चले गए। कैनेडी पूरी तरह से सदमे में लग रहे थे, लेकिन इस यात्रा में कुछ अजीबोगरीब मरहम भी थे। सेनेटर, जो अपने देश में चप्पाक्विडिक के साथ थे, का हर जगह जयकारे लगाती भीड़ और उत्साही प्रेस कवरेज ने स्वागत किया। सड़कों पर लोग स्वागत है कैनेडी के पोस्टर या उन्हें भारत का मित्र बताते हुए तख्तियां लहराते हुए खड़े थे। ये सब इतना ज्यादा था कि यह एक नाटक जैसा लग रहा था। हालांकि अमेरिकी दूतावास को भी इस भावना के वास्तविक होने पर कोई संदेह नहीं था। कुछ युवकों ने नारे लगाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका को पाकिस्तान को हथियार भेजना बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी राजदूत केनेथ कीटिंग ने केबल पर लिखा, दूतावास की स्मृति में शायद ही कभी किसी विदेशी आगंतुक का इससे ज्यादा भव्य स्वागत हुआ हो। कैनेडी, जिनके परिवार का नाम भारत में सम्मान से देखा जाता था, ने घोषणा की कि उनके दिवंगत भाई जॉन का मानना था कि भारत ही लोकतंत्र के भविष्य की असली परीक्षा है। राष्ट्रपति कैनेडी का मानना था कि अगर भारत में लोकतांत्रिक प्रयोग विफल हो गया, तो राजनीतिक दार्शनिक यह निष्कर्ष निकालेंगे कि लोकतंत्र केवल अमीरों के लिए है। अब शरणार्थी संकट भारत के लोकतंत्र की परीक्षा ले रहा था। कैनेडी को भारत सरकार से भव्य आतिथ्य मिला, जिसमें भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से पूर्व की ओर उड़ान भरना भी शामिल था। अपनी यात्रा के अंत में जब वे अंततः दिल्ली पहुंचे, तो विदेश मंत्रालय ने पीएन हक्सर से लेकर जयप्रकाश नारायण तक सभी के साथ एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। कुछ विधायकों को दिया गया एक मामूली संबोधन जल्दी ही दोनों सदनों में खचाखच भरे संसद भवन में एक संयुक्त संबोधन में बदल गया, जिसमें खड़े होकर तालियां बजाई गईं। इंदिरा गांधी ने उन्हें लाल किले में आयोजित भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने साथ आने का निमंत्रण दिया, लेकिन कीटिंग द्वारा उनकी सरकार से कुछ दूरी बनाए रखने की याद दिलाने पर कैनेडी ने इसे टाल दिया। दिल्ली और कलकत्ता में भारत सरकार ने कैनेडी और उनके कर्मचारियों के लिए बांग्लादेशी निर्वासित सरकार के साथ गुप्त बैठकें आयोजित की। दिल्ली में दौरे के दौरान उन्हें आधिकारिक भारतीय आक्रामकता की पूरी खुराक मिली, जहां विदेश सचिव ने पाकिस्तान की तुलना नाजी जर्मनी से की। नेविन स्क्रिमशॉ याद करते हैं, दिल्ली वापस जाने के बाद हमें पक्का पता था कि भारतीय अब बांग्लादेश पर आक्रमण करने वाले हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट था। ये टीम के सभी लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट था, कैनेडी सहित, वे कहते हैं। स्क्रिमशॉ याद करते हैं, उनके भंडार खत्म हो रहे थे। उन्हें अमेरिका और यूरोप से वो मदद नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनके पास इन लोगों को खाना खिलाने का कोई तरीका नहीं था। भारत में अपने आखिरी दिन कैनेडी ने इंदिरा गांधी से निजी तौर पर मुलाकात की, वंशज से वंशज। उन्होंने चेतावनी दी कि वो लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकती। संसद नियंत्रण से बाहर हो रही थी, कम्युनिस्ट और नक्सली ताकत हासिल कर रहे थे, मुक्ति वाहिनी का समर्थन करने के लिए जनता का दबाव था, और भारत के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शरणार्थी अभी भी भयावह परिस्थितियों में रह रहे थे। जब कैनेडी ने कुपोषण के लिए एक बुनियादी गाइड देने का सुझाव दिया, जिसमें दूध के उपयोग के निर्देश भी शामिल थे, तो गांधी को ये समझाना पड़ा कि भारत के उन हिस्सों में दूध दुर्लभ है
प्रधानमंत्री ने कहा कि शरणार्थियों के लिए कुछ खास करना मुश्किल था, खासकर उन गरीब भारतीयों के लिए जिन्हें ऐसी ही जरूरत थी। कैनेडी विदेशी धरती से निक्सन प्रशासन की आलोचना करने से बचने की कोशिश कर रहे थे, पत्रकारों के सवालों से बचना चाहते थे। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मौके को हाथ से जाने न देते हुए पूरी दिल्ली प्रेस को कैनेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उत्कीर्ण निमंत्रण भेज दिए। एक अमेरिकी सेनेटर के लिए लंबे समय तक चुप रहना स्वाभाविक नहीं है, और जब उनसे पहले सवाल के तौर पर यह पूछा गया कि क्या पाकिस्तान नरसंहार कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहायता रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि निक्सन की नीति मुझे चौंकाती है, और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि अवामी लीग के नेता मुजीब पर एक गुप्त सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया। मुजीब का एकमात्र अपराध चुनाव जीतना है। इसके साथ ही कैनेडी वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए। भारतीय और अमेरिकी दोनों अधिकारी उनकी जांच की गंभीरता से प्रभावित हुए। एक भारतीय राजनयिक ने दुख के साथ लिखा, सक्रिय तथ्य खोजी सेनेटर आए और गए। कैनेडी की सार्वजनिक प्रशंसा दोगुनी प्रभावशाली थी, ये देखते हुए कि वो सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के एक दिन बाद ही भारत पहुंचे थे। जो कोई भी सोचता था कि भारतीय जनता मूलतः अमेरिका विरोधी है, उसे उनका उत्साहवर्धन कर रही उत्साही भीड़ को देखना चाहिए था। कैनेडी ने आकर्षक ढंग से सुझाव दिया कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है। व्हाइट हाउस ने कैनेडी की यात्रा की जितनी निंदा की, उतनी ही उन्होंने सोवियत संघ से भी कुछ प्रशंसा छीन ली। कैनेडी की प्रशंसा करके भारतीयों ने निक्सन से छुटकारा पाने का सपना देखा। मानो कैनेडी पहले से ही राष्ट्रपति हो। गांधी जी ने उनके सम्मान में एक दुर्लभ भोज का आयोजन किया, जो आमतौर पर किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए आरक्षित होता है। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी, जो स्वयं एक भावी प्रधानमंत्री थे, ने कहा, मैं अनेक सांसदों की ओर से पूछना चाहता हूं कि सेनेटर कैनेडी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कब बनेंगे। कैनेडी हंसे। मुझे ऐसे प्रश्न पसंद है। सेनेटर के कर्मचारी, जो भीड़ को देखकर उत्साहित थे, भी यही सोच रहे थे। दिल्ली वापस आकर सेनेटर ने अमेरिकी दूतावास के स्विमिंग पूल में तैरकर अगस्त की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाए। नेविन स्क्रिमशॉ को याद है कि एक सहकर्मी डाइविंग बोर्ड पर बेहद फिट कैनेडी को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा था। कर्मचारी इस विश्वास के साथ कि चप्पाक्विडिक उसे ठंडक पहुंचाएंगे, बोला कि कैनेडी के राष्ट्रपति बनने की संभावना है। कैनेडी, चाहे वो चप्पाक्विडिक से जितना दूर हो सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ध्यान में रखते हुए इतने आश्वस्त नहीं थे। एक बार एक शरणार्थी शिविर की ओर जाते समय उनका काफिला बाएं मुड़ा और जल्द ही सड़क के किनारे रुक गया। स्क्रिमशॉ को याद है कि एक भारतीय अधिकारी कैनेडी की कार के पास वापस आया और खिड़की से अंदर झांका। कैनेडी ने पूछा, हमें क्यों रोका गया है? भारतीय अधिकारी ने जवाब दिया, गलत मोड़। कैनेडी ने धीरे से कहा, मेरे जीवन की कहानी। एक ऐसा अमेरिका जो सैन्य दमन का समर्थन करता है। व्हाइट हाउस में किसिंजर को चिंता थी कि जब कैनेडी वापस लौटेंगे तो वे छत उड़ा देंगे। वो सही थे। सेनेटर निक्सन के खिलाफ निंदा भाषण देने के लिए वाशिंगटन लौट आए। जो उन्होंने देखा था उससे आहत थे। उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में बेल्टवे की भीड़ से कहा कि उन्होंने अभी अभी आधुनिक समय में मानवीय पीड़ा का सबसे भयावह दौर देखा है। उन्होंने अत्याचारों, नरसंहारों, लूटपाट और आगजनी की कहानियों के बारे में खुलकर बात की। उन्हें छोटी छोटी हड्डियों से त्वचा उतरी हुई, क्षीण शिशुओं, सूजन और कुपोषण से सूजे हुए पैरों के साथ अपनी माताओं की गोद में लंगड़ाते बच्चों, और सबसे बुरी बात, एक ऐसे बच्चे की लाश जिसकी मौत अभी एक रात पहले हुई थी, को देखकर गहरा दुख हुआ। वह उस बच्चे के चेहरे का भाव कभी नहीं भूल सकते जो कमर से नीचे लकवाग्रस्त था और फिर कभी नहीं चल पाएगा। या एक बच्चा जो एक छोटे से तंबू में चटाई पर डर से कांप रहा था, अभी भी अपने माता पिता, अपने भाइयों और बहनों को अपनी आंखों के सामने फांसी पर लटके देखने के सदमे से छटपटा रहा था। या एक 10 साल की बच्ची की हताशा जो अपने छोटे भाई के शव को ढकने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, जिसकी हमारे पहुंचने से कुछ ही क्षण पहले हैजा से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसी का समर्थन कर रहा है। ये पीड़ा अमेरिकियों को विशेष रूप से परेशान करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारा सैन्य उपकरण है, हमारी बंदूकें, टैंक और विमान, जो 1 दशक से भी अधिक समय से बनाए जा रहे हैं, जो इस पीड़ा में इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। निक्सन और किसिंजर अक्सर निजी तौर पर अपनी गैर मौजूदगी की बात करते थे, लेकिन कैनेडी ने स्पष्ट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में याह्या की ओर से हस्तक्षेप कर रहा था। उन्होंने कहा, आप कह सकते हैं कि हमें इसमें शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है, कि हम दुनिया पर नजर नहीं रख सकते।
ये सच हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम पूर्वी बंगाल में पहले से ही शामिल हैं। हमारी बंदूकें शामिल हैं, हमारा पैसा, जो 2 दशकों से आर्थिक सहायता में निवेश किया गया है, शामिल है। उन्होंने यहाँ पर अपना प्रभाव बनाए रखने के व्हाइट हाउस के आग्रह की निंदा की। अगर हमारे पास पाकिस्तानी सरकार को प्रभावित करने की क्षमता है, तो हमारा महान राष्ट्र इस घृणित और शर्मनाक कृत्य में मदद क्यों करे? हालांकि निक्सन प्रशासन दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में भारत को अधिक सहायता प्रदान करने पर गर्व करता था, लेकिन वह गर्व जल्द ही फीका पड़ जाता है क्योंकि अब भारत सरकार और भारत के लोग अनुपातहीन रूप से भारी बोझ उठा रहे हैं। शरणार्थी शिविरों की वास्तविकता के आधार पर हमें एहसास होता है कि बाहरी दुनिया वास्तव में कितना कम कर रही है और अमेरिकी योगदान वास्तव में कितना महत्वहीन है। और कैनेडी परिणामों पर नहीं, बल्कि कारणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल को रोकना जो शरणार्थियों और नागरिकों की पीड़ा पैदा करते हैं, जिनकी हमें भारत में मदद करनी चाहिए। निक्सन प्रशासन को नाराज करते हुए उन्होंने वियतनाम का रुख किया। वहां संयुक्त राज्य अमेरिका एक कथित लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, जबकि पूर्वी बंगाल में साइगोन से 2000 मील से भी कम दूरी पर हम एक स्वतंत्र चुनाव के नतीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ जनरलों के एक समूह को चुनावी जनादेश को दबाने में मदद करते हैं और इस प्रक्रिया में उन सभी सिद्धांतों को उलट देते हैं जिनके लिए हमने इतने लंबे समय तक इतना त्याग किया है। उन्होंने घोषणा की, दुर्भाग्य से आज दक्षिण एशिया में अमेरिका का चेहरा पिछले वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया में उसकी छवि से बहुत अलग नहीं है। यह एक ऐसे अमेरिका की छवि है जो सैन्य दमन का समर्थन करता है और सैन्य हिंसा को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसे अमेरिका की छवि है जो एक सत्तावादी शासन के साथ सहज रूप से सहभागी है। अपने निजी अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने निक्सन से मांग की कि वे व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर दबाव डालें और ऐसी सरकार जो मानवता के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती रहती है, को सभी प्रकार की हथियार और आर्थिक सहायता बंद कर दे। हमें पश्चिमी पाकिस्तान के जनरलों और दुनिया के लोगों को ये दिखाना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी बंगाल में हुए नरसंहार से गहरी और स्थायी घृणा करता है। और फिर उन्होंने अपने भाषण का समापन महान बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर के एक प्रसिद्ध उद्धरण के साथ किया, जहां मन भय से मुक्त हो और सिर ऊंचा हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दुनिया संकीर्ण घरेलू दीवारों से विभाजित न हो। उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे मेरे पिता, मेरे देश को जगाओ, कैनेडी के शब्दों का भारत में उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, अपने भाइयों जॉन और रॉबर्ट की तरह एडवर्ड कैनेडी अब अमेरिकी भावना के आवश्यक उदारवाद और गहरी मानवता के प्रतीक है। उनके भाषण को अमेरिका की अंतरात्मा की आवाज के रूप में सराहा गया। व्हाइट हाउस ने स्तब्ध होकर घोषणा की कि वे इस बात पर सहमत हैं कि और अधिक मानवीय सहायता होनी चाहिए। निक्सन और किसिंजर कैनेडी के बारे में चिंतित थे। उन्होंने कांग्रेस से और धनराशि मांगने का फैसला किया। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लिए लगभग $10 करोड़ की राहत सहायता और भारत में शरणार्थियों के लिए $15 करोड़। ये पहले से ही दिए गए $8.9 करोड़ के अतिरिक्त एक बड़ी राशि थी, लेकिन यह व्हाइट हाउस द्वारा अनुमानित वार्षिक आवश्यकता से बहुत कम थी। पूर्वी पाकिस्तान के लिए लगभग $3.1 करोड़ और भारत में 80 लाख शरणार्थियों के लिए $8.3 करोड़। फिर भी व्हाइट हाउस के बजट निदेशक जॉर्ज शुल्स, जो रोनाल्ड रीगन के विदेश मंत्री बने, ने आपत्ति जताई कि यह बहुत ज्यादा धनराशि है और किसिंजर को इसे दबाना पड़ा। किसिंजर के वरिष्ठ सहयोगी हेरोल्ड सॉन्डर्स ने कैनेडी को लोकलुभावन कहा और उनके भ्रामक बयान से नाराज थे कि प्रशासन यहाँ की नीतियों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था। सॉन्डर्स ने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को शरणार्थियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता हासिल करने पर। कैनेडी ने 8 सितंबर को किसिंजर से मुलाकात की, लेकिन व्हाइट हाउस में उनकी बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिवाय इसके कि कैनेडी ने दावा किया कि मुजीब शायद पहले ही मर चुके हैं, जिसे किसिंजर ने हास्यास्पद पाया। सैंडर्स को रिपब्लिकन सांसदों के लिए एक भाषण तैयार करने का काम सौंपा गया था, जिसमें उन्होंने कैनेडी की तीखी आलोचना की और उन्हें उन्मादी और एक तरफा बताया। व्हाइट हाउस के प्रतिनिधियों में अगले राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड, जो उस समय मिशिगन से प्रतिनिधि थे, और कैंसस के सेनेटर बॉब डोल शामिल थे, जो 1996 में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। डोल ने व्हाइट हाउस के हर नारे को दोहराया, निक्सन के शरणार्थी राहत प्रयासों की प्रशंसा, हथियारों की आपूर्ति को कम करके आंकना और यह घोषणा करना कि नैतिकता के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका को खुद को उन एकमात्र लोगों से अलग नहीं करना चाहिए जिनके पास स्थिति को तुरंत बदलने की क्षमता है। पाकिस्तानी सरकार दिल्ली से अमेरिकी राजदूत कीटिंग, जो रॉबर्ट कैनेडी से अपनी सीनेट सीट हार गए थे,
ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी कि टेड कैनेडी शायद नवंबर 1972 तक राष्ट्रपति चुनाव तक इस मुद्दे पर दबाव बनाते रहेंगे। उन्हें और उनके कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से लगता है कि उनके पास एक समस्या है। निक्सन ने कहा कि अमेरिकी जनमत भारत द्वारा धोखा खा गया है। यहाँ एक विशाल जनसंपर्क अभियान चल रहा है। दूसरी पार्टी में हमारे कई मित्र, और मुझे कहना होगा कि हमारी अपनी पार्टी के कुछ मूर्ख कोमल हृदय लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं, और उन्होंने पूरी तरह से भारतीय विचारधारा अपना ली है। और भारत का दुष्प्रचार बहुत मजबूत है। इस पूरे समय कैनेडी लगातार दबाव में रहे। सीनेट में उन्होंने बार बार पाकिस्तान पर नरसंहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मेरी यात्रा के बाद से लगभग 10 लाख और पूर्वी बंगालियों को अपनी सरकार की अमानवीय परिस्थितियों और वास्तव में नरसंहारी कृत्यों से बचने के लिए भागना पड़ा है। कैनेडी ने व्हाइट हाउस को एक बड़ा झटका दिया। निक्सन प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति बंद कर दी गई है, और विशेष रूप से वादा किया था कि पेंटागन के भंडारों से कुछ भी वापस नहीं लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। कैनेडी ने कांग्रेस के जांचकर्ताओं को ये जांच करने का आदेश दिया कि क्या अमेरिकी हथियार अभी भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उन्होंने पाया कि पेंटागन के डिपो से $20 लाख से ज्यादा मूल्य के उपकरण जारी किए गए थे। सबसे बड़ा दोषी अमेरिकी वायुसेना थी, जिसने जुलाई तक पाकिस्तानी वायुसेना को लगभग $24 लाख मूल्य के पुर्जे, जिनमें से 70% घातक थे, की आपूर्ति जारी रखी। अमेरिकी थल सेना और नौसेना ने भी पाकिस्तान को घातक पुर्जे जारी करना जारी रखा। किसिंजर के सहयोगी हेरोल्ड सॉन्डर्स और सैमुअल हॉस्किंसन निराश थे और उन्हें संदेह था कि यह सहयोग था। उन्होंने किसिंजर को लिखा, निष्कर्ष ये है कि शिपमेंट में देरी और लाइसेंस की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को भेजे गए $38 लाख में से कम आधे को शायद उन बुनियादी नियमों के तहत कभी जारी नहीं किया जाना चाहिए था जिन्हें हमने खुद पर थोपा और सार्वजनिक किया। अब तक कैनेडी निक्सन प्रशासन द्वारा पाकिस्तान के बारे में कही गई एक भी बात पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने भारत में शरणार्थियों के बीच व्याप्त घातक अभाव को दूर करने के लिए $25 करोड़ की राशि का एक विधेयक पेश किया, और प्रशासन के वर्तमान प्रयासों की आलोचना करते हुए उन्हें अक्षम्य रूप से धीमा और वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक बताया। भारत में 8 साल से कम उम्र के 17.6 लाख शरणार्थी बच्चे थे, और कैनेडी की टीम, जिसमें प्रिंसटन के एक प्रमुख विकास विशेषज्ञ नेविन स्क्रिमशॉ भी शामिल थे, ने अनुमान लगाया कि कम से कम 3 लाख बच्चों को कुपोषण के इलाज की सख्त जरूरत है। पहले उन्होंने अनुमान लगाया कि हर दिन सैकड़ों बच्चे भूख से मर रहे हैं, फिर हजारों, और अब 4300 बच्चे रोजाना। उन्होंने तर्क दिया कि आपातकालीन राहत के बिना साल के अंत तक लगभग 2 लाख छोटे बच्चे मर जाते। कैनेडी ने घोषणा की, 25 मार्च की रात को पाकिस्तानी सेना द्वारा शुरू किए गए व्यवस्थित आतंकवाद अभियान और उसके नरसंहारी परिणामों से ज्यादा स्पष्ट या आसानी से प्रलेखित कुछ भी नहीं है। नरसंहार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा था, उन्हें व्यवस्थित रूप से कत्ल किया जा रहा था, और कुछ जगहों पर तो उन पर H के पीले निशान लगाए जा रहे थे। उन्होंने इसके लिए निक्सन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इस्लामाबाद को अमेरिका का जबरदस्त समर्थन पूर्वी बंगाल की मानवीय और राजनीतिक त्रासदी में उसकी मिलीभगत से कम नहीं है।